कबूतरों के संदेशवाहक बनने की अनोखी दास्तान। प्राचीन संदेशवाहक, जब कबूतर बन गए राजदूत। बहुत पहले की बात है, जब दुनिया में न तो टेलीफोन थे, न इंटरनेट, न कोई डाक व्यवस्था। राजा महाराजाओं, जासूसों और प्रेमियों को संदेश भेजने के लिए एक ऐसे माध्यम की जरूरत थी, जो तेज हो, भरोसेमंद हो और दूर तक जा सके। तब इंसानों ने देखा कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी, खासकर कबूतर, अपनी गजब की दिशा पहचानने की क्षमता से कहीं भी लौट सकते हैं। यही से शुरू हुआ कबूतरों द्वारा संदेश पहुंचाने का सिलसिला। सबसे पहले कब और कहां शुरू हुआ? कबूतरों को संदेशवाहक बनाने की शुरुआत का श्रेय प्राचीन मेसोपोटामिया, आज का इराक और मिस्र को दिया जाता है। करीब 5000 साल पहले इन सभ्यताओं ने सबसे पहले कबूतरों का इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए किया। इसके बाद प्राचीन ग्रीस और रोम में इसका प्रचलन बढ़ा। 2300 ईसा पूर्व में मिस्र में राजा रमेसेस ने कबूतरों को युद्ध के दौरान संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेलों के विजेताओं के नामों को दूर दराज के शहरों में भेजने के लिए कबूतरों का उपयोग किया जाता था। रोमन साम्राज्य में सीजर ने युद्धों में कबूतरों का प्रयोग किया। चीन और भारत में भी 1000 साल पहले से यह परंपरा थी। खासतौर पर मुगल और राजपूत काल में कबूतरों को संदेशवाहक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था। भारत में कबूतरों का इतिहास। भारत में कबूतरों से संदेश भेजने की परंपरा बहुत पुरानी थी। राजा महाराजा, संत महात्मा और यहां तक कि गुप्तचर विभाग भी इनका उपयोग करता था। अशोक सम्राट के समय कबूतरों का इस्तेमाल प्रशासनिक आदेश भेजने में होता था। अकबर के शासन में एक खास कबूतरखाना था, जहां हजारों कबूतर प्रशिक्षित किए जाते थे। टीपू सुल्तान ने युद्ध में कबूतरों का प्रयोग किया। ब्रिटिश काल में भी भारतीय डाक प्रणाली में कबूतरों को प्रयोग किया गया। कबूतर को पता कैसे चलता था कि उसे कहां जाना है? ये सवाल बेहद दिलचस्प है। असल में कबूतरों की एक अनोखी जैविक क्षमता होती है जिसे होमिंग इंस्टिंक्ट कहते हैं। कबूतर अपने घोंसले की दिशा को पहचानने में माहिर होते हैं। जब एक प्रशिक्षित कबूतर को किसी नए स्थान पर ले जाया जाता था, तो उसे वहां थोड़ी देर रखा जाता था ताकि वह जगह को जान सके। जब उसे छोड़ा जाता, तो वह वापस अपने घोंसले की ओर उड़ता। इसीलिए यदि किसी राजा को अपने मंत्री के पास संदेश भेजना होता, तो मंत्री के पास राजा के महल से लाए गए प्रशिक्षित कबूतर पहले से मौजूद होते। मंत्री जब संदेश लिखता, तो उस कबूतर के पैर में बांधकर उसे छोड़ देता और वह अपने पुराने घोंसले, राजा के महल में लौट आता। कबूतरों को कितना समय संदेश पहुंचाने में लगता था? कबूतरों की उड़ने की औसत गति 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी। दूरी के हिसाब से समय तय होता था। 50 किलोमीटर की दूरी 30 से 40 मिनट में तय कर सकते थे। 500 किलोमीटर की दूरी 6 से 7 घंटे में तय कर सकते थे। कुछ खास प्रशिक्षित कबूतर 1000 किलोमीटर तक भी संदेश पहुंचा सकते थे। क्या सभी कबूतर संदेश पहुंचा सकते थे? नहीं, सिर्फ होमिंग पिजन ही इस काम में सक्षम होते थे। ये विशेष नस्ल के कबूतर होते थे जिन्हें खास प्रशिक्षण दिया जाता था। आम कबूतर यह काम नहीं कर सकते थे। कबूतरों का उपयोग कहां कहां हुआ? कई देशों ने इनका इस्तेमाल किया। यूरोप में युद्धों के दौरान, चीन के राजाओं द्वारा प्रशासनिक संदेश भेजने के लिए, मध्यकालीन भारत में राजपूतों, मुगलों और मराठों द्वारा, ब्रिटिश काल में भारतीय डाक विभाग में। कब और क्यों ये प्रथा बंद हो गई? टेलीफोन और टेलीग्राफ के आविष्कार के बाद ये परंपरा कमजोर होने लगी। रेडियो संचार और वायरलेस तकनीक के आने से कबूतर संदेश प्रणाली खत्म हो गई। 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी थी। रोमांचक घटनाएं, कबूतरों ने बचाई जिंदगियां। शेरी एमी नामक कबूतर ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये युद्ध किन किन के बीच हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 मुख्य रूप से दो गुटों के बीच लड़ा गया था। 1. मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, अमेरिका और अन्य देश शामिल थे। 2. मध्य यूरोपीय शक्तियां, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, आज का तुर्की और बल्गेरिया शामिल थे। शेरी एमी की बहादुरी की कहानी। ये घटना 4 अक्टूबर 1918 की है, जब अमेरिकी सेना की 77वीं इन्फेंट्री डिवीजन, जिसे लॉस्ट बटालियन कहा जाता था, फ्रांस के जंगलों में फंस गई थी। करीब 500 अमेरिकी सैनिकों को जर्मन सेना ने घेर लिया था और वे अपनी ही सेना से कट चुके थे। इन सैनिकों की हालत बहुत खराब थी, खाना और पानी खत्म हो गया था और कई घायल हो चुके थे।
सबसे बुरी बात यह थी कि अमेरिकी सेना को यह नहीं पता था कि उनके अपने सैनिक कहां फंसे हैं, इसलिए वे गलती से उन पर ही बमबारी कर रहे थे। स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। शेरी एमी का मिशन। सैनिकों ने 3 कबूतरों के जरिए मुख्यालय को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन पहले 2 कबूतर जर्मन सैनिकों ने मार गिराए। अंतिम उम्मीद शेरी एमी नाम का एक कबूतर था। उसके पैर में एक छोटे से कागज पर संदेश बांधा गया। हम 276.4 की स्थिति पर हैं। हमारी खुद की तोपें हम पर फायर कर रही हैं। कृपया बंद करिए। जैसे ही इसे छोड़ा गया, जर्मन सैनिकों ने इसे भी मारने की कोशिश की। शेरी एमी को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसकी एक आंख चली गई। उसका एक पैर टूट गया। उसके सीने पर भी गहरी चोट आई। इसके बावजूद वह 40 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 25 मिनट में तय करके मुख्यालय पहुंचा। संदेश मिलते ही अमेरिकी सेना ने गलती से हो रही बमबारी बंद कर दी और सैनिकों को बचाने के लिए एक विशेष मिशन भेजा। उसकी वजह से 194 सैनिकों की जान बचाई जा सकी। शेरी एमी को मिला सम्मान। इस बहादुरी के लिए फ्रांस की सेना ने उसे क्रोय द गेर पुरस्कार दिया, जो युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसे संरक्षित करके अमेरिकी स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम में रखा गया, जहां आज भी उसे देखा जा सकता है। शेरी एमी कोई आम कबूतर नहीं था, बल्कि एक योद्धा था जिसने अपनी जान पर खेलकर सैनिकों की जिंदगी बचाई। उसकी यह बहादुरी आज भी याद की जाती है। निष्कर्ष: कबूतरों की ऐतिहासिक भूमिका। कबूतर सिर्फ संदेशवाहक ही नहीं थे, बल्कि इतिहास के साक्षी भी थे। उन्होंने युद्ध में सैनिकों को बचाया, प्रेमियों के दिलों को जोड़ा और शासकों के गुप्त संदेश पहुंचाए। वे बिना किसी इनाम की चाहत के अपने कर्तव्य में लगे रहते थे। आज भले ही इंटरनेट और मोबाइल फोन ने उनकी जगह ले ली हो, लेकिन उनकी ऐतिहासिक भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता।